हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। और चैप्टर 7 में भी ये जो इसका सेकंड पार्ट होगा, ये जो वीडियो है वो चैप्टर 7 का दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर है वो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी 16 महाजनपद थे इनका विकास कैसे हुआ था, इसके बारे में हम लोग फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट जो वीडियो है चैप्टर 7 का, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है मगध के उत्थान के बारे में, यानी कि मगध का विकास कैसे हुआ, मगध इतना शक्तिशाली क्यों हुआ। सबसे जितने ये जो 16 महाजनपद आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने चैप्टर जो पार्ट 1 में पढ़ा 16 महाजनपदों के बारे में, इन सभी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो वो मगध था। कौन सा महाजनपद था? मगध, जो हमारे बिहार में स्थित था। यानी कि ये जो मगध महाजनपद था ये इतना शक्तिशाली क्यों हुआ, ये इसका जो विस्तार है वो बहुत बड़े भागों पे क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग इस जो वीडियो है, ये जो वीडियो है इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्या करा है कि मगध का फैलाव मुख्यतः आधुनिक बिहार राज्य के पटना एवं मगध प्रमंडल तक था। यानी कि जो मगध है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो आज जो बिहार राज्य का पटना है, यानी कि जो पटना जिला दिखाई दे रहा है आपको, और साथ ही साथ जो मगध प्रमंडल है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है, मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? गया में। यानी कि इस वाले एरिया में क्या था, फैला हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है इसमें क्या फैला हुआ था, मगध साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है ना। अब क्या करें यहाँ पे उत्थान में इसके निकटवर्ती क्षेत्र में, अब देखो मगध इतना शक्तिशाली क्यों हुआ, तो इसके पीछे कारण था। क्या कारण था कि इसके निकटवर्ती क्षेत्र में, यानी कि मगध के नज़दीक वाले क्षेत्र में क्या पाया जाता था? लोहे की खान। क्या पाई जाती थी? लोहे की खान। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि लोहा क्या होता था? तांबे से। सबसे पहला खोज होने वाली जो धातु थी वो कौन थी? तांबा। अब तांबा क्या होता है? मुलायम होता है, उससे मजबूत हथियार और औजार नहीं बनाए जा सकते। इसलिए जब लोगों को लोहे के बारे में पता चला तो लोहा क्या था? तांबे से मजबूत था, और इसका औजार और हथियार बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाने लगा। और साथ ही साथ अगर इसका जो खान है जिस व्यक्ति के पास मिल जाए, यानी कि जिस साम्राज्य के नज़दीक मिल जाए, उसके लिए तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा युद्ध लड़ना और लोगों को हराना। तो क्या है कि मगध के जो निकटवर्ती क्षेत्र था ना, वहाँ पे क्या पाया जाने लगा, क्या पाया गया? लोहे की खान है। और लोहे की खान क्यों जरूरी थे? क्योंकि इससे अच्छे हथियारों का निर्माण करना क्या था? सहायक था, आसान था। मगध का जो राज्य है गंगा नदी घाटी में स्थित होने के कारण उर्वर एवं उपजाऊ भी था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो राजा होते थे उनका इनकम मुख्य रूप से किस चीज़ से होता था? कृषि से। और जहाँ पे कृषि बहुत अच्छा होगा उस वहाँ के राजा क्या हो जाएंगे? बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, बहुत अधिक समृद्ध हो जाएंगे। और ये अब बात करते हैं कि कृषि अच्छी कौन सी जगह पे होगी, तो नदी घाटी में होती है। यानी कि वैसे क्षेत्र जहाँ पे नदी हो और नदियों के द्वारा जो उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है और ला करके जो बिछा दी जाती है, जिसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, तो वो वाला अगर एरिया जहाँ पे होगा वहाँ पे बहुत अच्छी कृषि होगी। और कृषि से राजा को क्या होगा? इनकम होगा, तो राजा और अधिक शक्तिशाली होगा। साथ ही साथ मगध के क्षेत्र में क्या मिलता था? लोहे की खानें थी, तो वहाँ से राजा को औजार भी मिल जाता था आसानी से, मजबूत। साथ ही साथ अब क्या होता था कि कृषि की समृद्धि एवं संपन्नता के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसान थी। इस क्षेत्र में व्यापार एवं व्यवसाय भी विकसित अवस्था में था। यानी कि मगध क्षेत्र में व्यापार और व्यवसाय भी क्या था? विकसित अवस्था में था। यानी कि यहाँ के लोग क्या करते थे? व्यापार और व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पर करते थे। अब हम लोगों ने जाना था कि यहाँ के जो राजा होते थे वो क्या करते थे कि जितने भी व्यापार और व्यवसाय हो रहा है वो उस पर भी कर लगाते थे, यानी कि उससे भी टैक्स लेते थे। तो एक तरीके से देखें तो राजा का जो इनकम है वो बढ़ते जा रहा है। मगध क्षेत्र के जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिसकी सहायता से विरोधी राज्यों पर अधिकार करना क्या था? आसान था। हम लोगों ने देखा था कि जब राजा युद्ध करने जाते थे तो हाथी पे भी सवार होकर के, यानी कि हाथियों की भी एक सेना होती थी, घोड़े की सेना होती थी, पैदल सेना होती थी। और इस तरीके से राजा क्या करता था? युद्ध करता था और अपने से कमजोर राज्यों को क्या कर देता था? हरा देता था। मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। मगध की दोनों राजधानियां जैसे राजगीर की पहाड़ियों से
एवं पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी। अब देखिए, राजा अपना राजधानी किस जगह पे बनाएगा? जो सिक्योर हो, जो सुरक्षित हो, जहाँ पे किसी दूसरे राजा को अटैक करना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, वैसे जगह पे लोग क्या बनाते थे? राजधानी बनाते थे। क्यों? क्योंकि राजधानी ही क्या था? राज्य का प्रमुख अंग था। मतलब वहीं से सारी शासन व्यवस्था चलती थी, राजा वहीं पे रहते थे, राजा के सैनिक वहीं पे रहते थे। तो जाहिर सी बात है कि राजधानी उस वैसे जगह को चुना जाएगा जो क्या हो, सबसे सिक्योर हो, जहाँ से विरोधी जो दुश्मन शत्रु जो राजा हैं उनको यहाँ पे अटैक करना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। तो क्या करता था कि ये जो मगध के दो राजधानियाँ थी, पहले तो राजगीर, उसके बाद उसका राजधानी ट्रांसफर करके कहाँ ला दिया गया था? पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, पहले राजगीर था, ठीक है ना। पहले जो मगध की राजधानी थी वो कहाँ थी? राजगीर। उसके बाद इस मगध की राजधानी को हम लोग पढ़ेंगे कि कौन पाटलिपुत्र लेकर के आया, ठीक है ना। तो क्या करें यहाँ पे कि अब ये जो दोनों राजधानियां थी वो क्या थी? प्राकृतिक रूप से घिरी हुई थी, यानी कि सुरक्षित थी। जैसे जो पाटलिपुत्र है वो किससे घिरी हुई है? गंगा नदी से। तो गंगा नदी को पार करने में यहाँ से इन लोगों को क्या करना, अटैक करना आसान हो जाता था। और जाहिर सी बात है कि जो शत्रु सेना आएगी वो गंगा नदी को पार करना क्या था उस समय, मुश्किल था। तो इस तरीके से पटना सुरक्षित हो गया। और साथ ही साथ अगर राजगीर की बात करें तो ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी, तो ये भी क्या था? एक सुरक्षित राजधानी था। अब क्या करा कि इसके अतिरिक्त मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद जैसे योग्य शासक हुए जिन्होंने अपने साहस और शक्ति से राज्य का विस्तार किया। यानी कि ये कुछ प्रमुख जो शासक थे जो जिन्होंने मगध साम्राज्य पे क्या किया, शासन किया। उनमें कौन कौन से लोग हैं? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद, ये कुछ योग्य शासक थे, शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने मगध का जो साम्राज्य है इसका विस्तार किया, ठीक है। अब क्या करें कि मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार था। ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मगध का सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो उसमें टिक क्या लगाना है? बिंबिसार। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कौशल एवं लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब देखिए क्या होता था ना पहले कि राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए या फिर अपने राज्य को सिक्योर करने के लिए, यानी कि सुरक्षित करने के लिए, देखिए पहले ऐसा नहीं था कि कोई भी, आज क्या है कि आज कोई भी देश किसी दूसरे देश के ऊपर यानी कि अटैक नहीं कर सकता है, वो दूसरे के एरिया को कब्जा नहीं सकता है। आज ऐसा है, मतलब ये भरोसा है कि आज अगर भारत है तो भारत के एरिया को बांग्लादेश कब्जा नहीं कर सकता है और बांग्लादेश के एरिया को भारत कब्जा नहीं कर सकता है। ये नियम बने हुए हैं, या इसको क्या बोलते हैं? वैश्विक नियम, इंटरनेशनल नियम है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के एरिया को कब्जा नहीं कर सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उस समय क्या था कि अगर मान लीजिए कोई एक राजा का राज्य ये है, बगल में और भी दूसरे राजा का राज्य है, इधर भी राजा का राज्य है, किसी तीसरे राजा का राज्य है। अब ये क्या होता था ना कि ये सभी आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे और इसके एरिया को ये कब्जा लिए, कभी ये मजबूत हुए तो इसके एरिया को ये कब्जा लिए, और कभी ये मजबूत हुए तो इसके एरिया को ये कब्जा लिए, और बाद में अगर मान लीजिए यहाँ कोई मजबूत शासक आ गया तो इन सभी को कब्जा कर लेता था। ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता था। तो इन चीज़ों से जो समझदार राजा होते थे वो क्या करते थे कि अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए क्या कर लेते थे ना कि कभी कभी आपस में, यानी कि मान लीजिए एक राज्य है, यहाँ एक राज्य, यहाँ एक राज्य, अलग अलग राज्य है, ठीक है। अब क्या कराए कि लोग क्या कर लेते थे ना कि यहाँ से अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए यहाँ से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे। मतलब यहाँ का कोई राजकुमार है, यहाँ की कोई राजकुमारी से शादी कर लिया तो एक तरीके से क्या हो गया, हितनता हो गया ना, यानी कि रिलेशन हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे अटैक नहीं करेंगे, ऐसा चलेगा। मतलब जब तक ये लोग हैं तो थोड़ा आन जान रहेगा, मतलब ये व्यवहार, ये जो संबंध है बना रहेगा, तो एक दूसरे पे लोग क्या करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, मिलजुल करके रहेंगे। बाद में आने वाला जो कौन सा शासक होगा, क्या करेगा, वो तो कोई नहीं बता सकता है। लेकिन इस समय तक, थोड़े समय के लिए यहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रह सकती है। तो इस तरीके से जो बिंबिसार था इसने क्या किया था कि अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया था कि कौशल और लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित अंग महाजनपद पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया था। यानी कि जो अंग महाजनपद है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये जो अंग महाजनपद है ये मगध यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे जो अंग महाजनपद आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो क्या लिखा हुआ है, अंग महाजनपद लिखा हुआ ना, ये वाला, इस पे क्या कर लिया था, इसने कब्जा कर लिया था। क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। कौन? बिंबिसार ने। अब क्या करा है कि
तथा गंगा के मार्ग से होने वाले व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त किया। इससे राज्य के आर्थिक संसाधनों में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। अब बिंबिसार का पुत्र कौन बना, तो बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था वो अपने पिता के बाद मगध का राजा बना। और तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बिंबिसार के बाद उसका बेटा राजा बना। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या था, गणतंत्र था कि राजतंत्र था, यहाँ पे राजतंत्र था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे राजा के बाद उसका बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा, राजतंत्र कहलाएगा। तो मगध में क्या था, राजतंत्र था। अब क्या करें कि उसने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करते हुए कौशल एवं वज्जी संघ के साथ क्या किया, युद्ध किया। यानी कि ये था मगध, कौशल और किसके साथ युद्ध किया, कौशल और वज्जी के साथ। किसके साथ, ये है मगध। अंग को तो मिला लिया, तो कौशल ये हो गया, क्या हो गया, कौशल। और कौशल के बाद क्या है, वज्जी। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने क्या किया था कि अपने पिता के नीतियों का अनुसरण करते हुए कौशल एवं वज्जी के साथ युद्ध किया और कौशल के राजा प्रसेनजित को युद्ध में पराजित करके काशी प्राप्त किया था। और जो कौशल के राजा थे जिनका क्या नाम था, प्रसेनजित, इनको युद्ध में हरा करके क्या प्राप्त कर लिया था, काशी को प्राप्त कर लिया था। और अजातशत्रु ने अपनी मंत्री वस्कार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उनकी शक्ति को कमजोर कर जीत लिया। और अजातशत्रु ने अपने शत्रु राज्य अवंती से अपनी राजधानी राजगीर की सुरक्षा हेतु किले बंदी करवाई, जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। उसने गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर स्थित पाटिल ग्राम में सैनिक छावनी यानी कि सेना के रहने का स्थान का निर्माण किया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से क्या हुआ, विख्यात हुआ। तो पाटलिपुत्र को बसाने का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है अजातशत्रु को। और बाद में अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का राजा बनता है। यानी कि अजातशत्रु के बाद कौन राजा बनता है, उदयन बनता है। और उदयन ने उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। यानी कि उदयन राजगीर से जो मगध का राजधानी है उसको कहाँ लेकर के आता है, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को बसाया कौन था, अजातशत्रु। लेकिन पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी कौन बनाया, तो उदयन ने बनाया। कौन बनाया, उदयन ने। उसके शासनकाल में मगध की अवंती से शत्रुता बढ़ गई थी। उस समय अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था। यानी कि अवंती का राजा कौन था, चंद्रप्रद्योत। इसने कई युद्धों में अवंती को हराया, फिर भी अवंती मगध राज्य का अंग नहीं बन सका। शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त किया और मगध के अंतिम शासक घनानंद शासक कौन था, घनानंद के समय यूनानी विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। यानी कि मगध पे नंद वंश का शासन चल रहा था और उस समय उसका शासक कौन था, घनानंद। और घनानंद के शासन के समय ही हम लोग पढ़ते हैं सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर जो यूनानी शासक था वो क्या किया था, मगध के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उसकी सेना मगध पे आक्रमण करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि मगध के जो राजा के पास क्या था, एक विशाल सेना थी। उसको पता था कि मगध पे अटैक करना है कि मतलब हारना है। अब क्या करे कि घनानंद एक अत्याचारी राजा था, इसलिए वह प्रजा में काफ़ी अलोकप्रिय था। इसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने घनानंद को युद्ध में पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया और मगध की समृद्धि एवं शक्ति की बुनियाद पर मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसका अध्ययन आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, गणराज्य के बारे में, क्योंकि कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझना है। एक ही बार में जितना ज़्यादा पढ़िएगा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।